नमस्कार। मैं पी.एस. संतु, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। वैसे तो हमारी जो एसोसिएशन है, ये जो रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान हैं या कोई उनके परिवारों की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम देखते हैं और सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर अभी मेरे को बहुत सारी कॉल्स आ रही है। CAPF के जो सर्विंग जवान हैं वो मेरे को ये पूछना चाहते हैं कि सर, जब आदमी 20 साल सर्विस पूरी होने के बाद अगर रिटायरमेंट आना चाहता हो तो किन किन चीज़ों का मेन जो है वो ध्यान रखना चाहिए जब पेंशन पेपर जो है प्रिपेयर होते हैं, ताकि उनको रिटायरमेंट आने के बाद कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं उस हिसाब से कोशिश करूंगा कि कुछ जो मेन इश्यूज़ हैं या पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो पेंशन केसेस है वो भविष्य पोर्टल के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। अगर आपकी 18 साल सर्विस हो जाती है तो आप अपने हेड ऑफ ऑफिस या आप अपने यूनिट के कमांडेंट साहब को एक एप्लीकेशन दे के अपनी जो 18 साल की जो सर्विस है उसको वेरीफाई ज़रूर करवा लें। जहाँ अगर आप सुपर एनुएशन आने वाले हैं तो उससे 5 साल पहले आपकी जो सर्विस बुक है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जिसको हम SVC बोलते हैं, वो ज़रूर पहले ऑडिट से, हमारे जो इंटरनल ऑडिट्स होते हैं उनकी टीम होती है, उनसे वो वेरीफाई करवा लें। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की या CAPF सर्विंग जवान की खुद की ड्यूटी बनती है, ताकि 20 साल सर्विस होने के बाद जब वो रिटायरमेंट आए उसकी जो सर्विस है या कोई सर्विस बुक में कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और इसके साथ जो है दूसरा पॉइंट ये है कि जब पेंशन पेपर आप प्रिपेयर करवाते हो भविष्य पोर्टल में, तो आपको अपना जॉइंट बैंक अकाउंट देना है। वैसे तो अभी जो PAO होते हैं, पेंशन अकाउंट्स ऑफिस, उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन है कि सिंगल बैंक अकाउंट भी आप दे सकते हैं। पर मेरा मानना है कि जॉइंट बैंक अकाउंट देना ही बहुत बेनिफिटेड है, फ़ायदेमंद है। अगर आपने सिंगल बैंक अकाउंट पेंशन पेपर्स में दे दिया तो जब आप रिटायरमेंट आएंगे तो परमात्मा ना करे आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो स्पाउस है या वाइफ है उसको फैमिली पेंशन लेने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका दोबारा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, दोबारा उसका पेंशन PPO जो है वो ऑर्डर है दोबारा रिवाइज होगा, क्योंकि उसमें बैंक का नाम बदली हो जाएगा, बैंक अकाउंट बदली हो जाएगा, IFC कोड बदली हो जाएगा, BSR कोड बदली हो जाएगा। उससे बेहतर जो यही है, जो एक्सपीरियंस हम अभी रिटायर्ड जवानों का देखते हैं, तो मैं यही आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब भी पेंशन पेपर आप प्रिपेयर करवाते हो, जहाँ भविष्य पोर्टल में आप खुद सबमिट करते हो, तो आपको अपना जॉइंट बैंक अकाउंट अपनी वाइफ का या आपका स्पाउस का या जिसको भी आपने नेक्स्ट ऑफ किन डिक्लेयर किया है उसके साथ जॉइंट बैंक अकाउंट ही देना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि रिटायरमेंट आने के बाद जो हमारे पास अभी जो पुराने पेंशन आ रखे हैं आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चौथा पॉइंट है मेरा कि आप जब पेंशन पेपर प्रोसेस करते हो तो उसमें एक फॉर्म नंबर 3 होता है जिसको हम बोलते हैं डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर। उसके अंदर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भरनी होती है। उसमें आपके फादर मदर भी नाम भरने हैं आपने,
उसमें आपने अपनी वाइफ का नाम भी भरना है, आपके बच्चों का नाम भी भरना है, चाहे उसकी शादी हुई है चाहे उसकी शादी नहीं हुई है। और उनके सभी के फैमिली मेम्बर्स के आगे उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल लिखा होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, स्पेशली प्रेफरेबली जिसको बोलते हैं कि मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी पेंशन पेपर में हर फैमिली मेम्बर की लगाई जाए। इसके साथ ही एक कनेक्ट करता हूँ फैमिली मेम्बर्स के पॉइंट के साथ। कुछ केस ऐसे अभी हमारे पास पेंडिंग आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये आई है कि एक जवान है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का नौकरी कर रहा है। नौकरी करते करते उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी कर ली है, पर पेंशन पेपरों में जहाँ आपने उसने अपने सर्विस बुक में जहाँ अपने हेड ऑफ ऑफिस को ये इंटीमेट किया ही नहीं है कि मैंने दूसरी शादी की है। तो क्या है कि जब वो पेंशन पेपर फिल करता है तो वो आप पेंशन पेपर के अंदर दूसरी वाइफ का नाम लिखवा देता है फैमिली पेंशन के लिए। आम देखने में आता है कि जो ऑफिसेस होते हैं, डीलिंग हैंड्स होते हैं, जो लोअर लेवल के होते हैं नीचे, वो अच्छी तरह उसको चेक नहीं करते हैं भाई ये जो उसने फैमिली का वाइफ का नाम लिखाया है फैमिली पेंशन के लिए, तो उसके सर्विस बुक को शुरू से ही चेक किया जाए कि क्या इसका ये जो नाम लिखा है वो पहले भी इसकी जब शादी हुई थी वही नाम है। ऐसा होता नहीं है। वो नीचे जो डीलिंग हेड होता है वो उसका जो दूसरी वाइफ का शादी का आधार कार्ड पैन कार्ड लगा देता है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर चेक नहीं होता है, वो PAO BSF के पास चले जाता है। और जब PAO BSF के पास जाता है दिल्ली में या जहाँ भी ऑफिस होता है, तो वो सर्विस बुक के साथ जब वो टैली करते हैं, वहाँ भी एक ऑडिट का विंग होता है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि जब ये भर्ती हुआ उसके बाद इसने शादी कराई थी तो तब तो इसकी वाइफ का नाम ये था, तो इसका डेथ का तो कुछ है नहीं है, तो ये दूसरी वाइफ का नाम कैसे आ गया, इसकी सेंक्शन कहाँ है, इसकी अप्रूवल कहाँ है हेड ऑफ ऑफिस की। तो जिसकी वजह से वो पेंशन केस वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो डिले होता है। आदमी जो है 20 साल सर्विस करके घर में आ जाता है, वो उसका पेंशन केस जो है वो 2 साल तक लटकता रहता है, वो वेरिफिकेशन ही होता रहता है दूसरी वाइफ का। इन चीज़ को भी जरूर ध्यान रखा जाए कि जब आप नौकरी करते करते अगर आपकी वाइफ की मान लो परमात्मा ना करे डेथ हो जाती है, आपने दूसरी शादी कर ली है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर हेड ऑफ ऑफिस को जरूर इमीडिएटली बता के उसकी कार्रवाई की जाए। और सिमिलरली दूसरा भी इसके साथ है कि किसी की वाइफ का तलाक हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, तो वो बताता नहीं है कि डाइवर्स हुआ है और दूसरी शादी कर लेता है। उसका भी सेम केस पर प्रॉब्लम आती है बाद के अंदर, तो उसकी पेंशन केस जब जाता है उस केस में बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है। उसमें ये आती है कि उसका केस दिल्ली में चला जाता है और दिल्ली से वो पास भी हो जाता है, उसको को पकड़ता नहीं, मान लो छूट गया, PAO BSF से भी छूट गया, पेंशन पास हो गया, पेंशन बंदे ने लेनी शुरू कर दी। बाद में क्या हुआ, उस बंदे की डेथ हो गई। अब उसकी वाइफ जो है दूसरी शादी की, उसको पेंशन लग गई, वो लेनी शुरू कर दी। अब उसकी पहली वाइफ को पता चल गया जिसके साथ डाइवोर्स हुआ था कि वाइफ तो मैं हूँ उसकी, क्योंकि डाइवोर्स प्रॉपर हुआ नहीं है, डाइवोर्स के प्रॉपर कागजात नहीं हुए हैं। और उसने कोर्ट केस कर दिया कि मेरा तो डाइवोर्स हुआ नहीं है, इसने अप्लाई किया था, हम माने नहीं है, डाइवोर्स तो हुआ नहीं कोर्ट से, तो वाइफ तो इसकी मैं हूँ। तो इस केस में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लास्ट स्टेज यहाँ तक आ जाती है कि वो पेंशन जो है वो 50% उसको, तो 50% उस दूसरी वाइफ को देने का जो प्रावधान है वहाँ केस को सेटल करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाए। ऐसे केस भी हमारे पास जो है वो बहुत आ रहे हैं, जो ऐसे इश्यूज हैं। 5वां पॉइंट मेरा यह है कि आप अपना जो पेंशन पेपर्स में है ना, वो करेक्ट एड्रेस जो है आपका परमानेंट होम एड्रेस वो लिखवाइए। जरूरी नहीं है कि आपने सर्विस बुक में आपने जो एड्रेस लिखवाया है वही लिखना है। आप रिटायरमेंट के दिन में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वही ही पेंशन पेपर्स में लिखिए, विद स्टेट लिखिए, उसका पिन कोड नंबर साथ लिखिए, ताकि वो आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर में भी लिखा जाए। बाद में फिर आके प्रॉब्लम आती है कि एड्रेस जो है सर्विस बुक का लिखा होता है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है कहीं और शिफ्ट कर रखा होता है, तो उसमें भी उसको फिर कॉरस्पॉन्डेंस जो होती है वो उसको प्रॉपर घर में मिलती नहीं है, तो फिर जिसकी वजह से डिले आते हैं उसके फर्दर जो उसके वर्क काम होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट 6वां पॉइंट मेरा है कि एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपया। जब आप पेंशन पेपर अपने तैयार करवाते हो तो आप पहले एक माइंड बना लीजिए कि आपने मेडिकल अलाउंस लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो लेने वाला ऑप्शन भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने CGHS कार्ड बनाना है तो फिर उसको ना लेने वाला एक ऑप्शन होता है, उसको टिक कर दीजिए,
तो आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं लगेगा, तो आप रिटायरमेंट आने के बाद अपना CGHS कार्ड बनवा सकते हैं। और देखने में यह आया है कि जब रिटायरमेंट आदमी आता है तो वो मेडिकल अलाउंस लेने का फॉर्म भर के आता है और मेडिकल अलाउंस लेना शुरू कर देता है। 2 साल के बाद आगे सोचता है नहीं जी मैंने तो CGHS कार्ड बनवाना है, फिर उसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है डिसकंटिन्यू करवाना पड़ता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब तो गवर्नमेंट ने फिर भी जो है रिलैक्स कर दिए हैं रूल्स को कि अभी आप बैंक को जाके फॉर्म नंबर 2 भर के दीजिए तो वो हो जाता है जल्दी। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसको भी आपको माइंड को सेट करके पहले तो तभी आपने डिसीजन लेना है। उसके बाद 7वां पॉइंट ये है कम्यूटेशन, जिसको हम 1/3 बोलते हैं। कि 1/3 या कम्यूटेशन जो है एक को जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपने पेंशन आना है तो कम्यूटेशन लेना ही लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते हो तो ना लो। इसके साथ ही क्या जो कम्यूटेशन ले लेते हैं उनको फिर कम्यूटेशन जो है इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट काटती है वापस विद इंटरेस्ट। 50% रिटायरीज को ये पता ही नहीं है कि कम्यूटेशन जो है क्या चीज़ है, कितने साल के लिए होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता। उन्होंने एक माइंड में बना रखा है कि जी ये 15 साल के बाद बंद हो जाएगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल के अंदर इंटरेस्ट भी आपको देती है गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपने 16 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली अगर लिया है आपने कम्यूटेशन, तो आपको 26 लाख रुपया रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 10 लाख इंटरेस्ट होगा। ये भी आप सोच समझ के लीजिए कि कम्यूटेशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको पैसे की जरूरत है रिटायरमेंट के टाइम पर तो ले लो, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं लेने की। कम्यूटेशन के बारे में भी आपने सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेना है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है कि जो बैंक की डिटेल्स होती है आपके पेंशन पेपर्स में वो बिल्कुल सही पढ़ा जाए। सबसे पहले तो आपका बैंक जो है वो ऐसे छोटा मोटा बैंक नहीं होना चाहिए। जो असली बैंक हैं उनका नाम दे दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, मेन जो बैंक्स होते हैं उन बैंकों का ही डिटेल दीजिए। उसमें से अकाउंट आप खुलवाएं और उसका ही उनको IFC कोड दें और BSR कोड दें। IFC कोड जो होता है ना ये 11 डिजिट्स में होता है और BSR कोड जो होता है वो 7 डिजिट्स में होता है। आपको पता होगा कि IFC कोड जो है ये जो RTG होती है ना हमारी RTGS, जिसको आप बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब ट्रांसफर करना हो पैसा इधर उधर भेजना, उसके लिए IFC कोड यूज होता है। तो ये BSR कोड होता है जो NEFT में लागू होता है। जब आप NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं, आप पैसा ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो NEFT के थ्रू होता है, तो वहाँ उसकी BSR कोड की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो भी बैंक की डिटेल्स है, अकाउंट का नंबर है, बैंक का एड्रेस है, IFC कोड है, BSR कोड है, ये सारे ही आपको बैंक का मोबाइल नंबर भी देना चाहिए, बैंक का पिन कोड भी बैंक का सही एड्रेस पेंशन पेपरों में मेंशन करना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट्स है। उसके बाद है जो 9वां पॉइंट ये है हमारा पेंशन जो होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रूल्स हैं, CCS रूल्स है पेंशन के, पेंशन आपके स्पाउस को लागू है आपकी डेथ के बाद, चाहे आपकी वाइफ है चाहे आपने जो NOK जो आपने नॉमिनेट किया हुआ है, पेंशन उसी को जाएगी। दूसरा अमाउंट जो है ग्रेचुटी हुआ, आपका GPF हुआ, CGEIS हुआ, जहाँ इसके अन्य कोई अमाउंट दूसरे हैं वो उसी फैमिली मेंबर को मिलेंगे परसेंटेज के हिसाब से जो आपने फैमिली पेंशन की डिटेल्स में भरा होगा। जो फॉर्म नंबर 7 होता है पेंशन का, उसके अंदर एक परसेंटेज दी होती है कि मेरा GPF जो है इतने % इस मेंबर को दिया जाए, इतने % इस मेंबर को दिया जाए, इतने % इस मेंबर को दिया जाए। ऐसे ही GPF का, ऐसे ही CGHS का, ऐसे ही ग्रेचुटी का, ये उसमें कॉलम्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से ही वो मिलेगा। तो ये मेरे मेन पॉइंट्स थे और मैं लास्ट में एक बार फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो मेन आपको पॉइंट्स बताए हैं अपनी नॉलेज के मुताबिक, जब आप पेंशन आने का डिसीजन लेना चाहते हो तो आने से पहले इस पर जरूर कार्रवाई करो। अकॉर्डिंगली जो है आपको रिटायरमेंट आने के बाद जो भी है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसमें से बहुत पॉइंट्स जो आ रहे थे, बार बार फ़ोन आ रहे थे मेरे को, तो आज मेरे को अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जितने भी CAPF के जो सर्विंग जवान हैं उनको मैंने बता दिया है। और अब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर शेयर करें ताकि लोगों को और लोगों को भी पता चल जाए, जितने भी सर्विंग वाले हैं सबको पता चल जाए। जय हिंद।